आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज की क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही कर पाते हैं, अपने आप को जांच करिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध यानी प्रश्न का कहने का मतलब ये हुआ कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। और कब? तो 1556 में। ये भी आपको याद रखना है। और वहीं बात कर ले पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और बात करें आज का 2 नंबर प्रश्न का। तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। जी हाँ, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और बात करें आज का अगला प्रश्न का। तो सफदरजंग का मकबरा कहाँ स्थित है? जी हाँ, सफदरजंग का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सफदरजंग का भी मकबरा जो है ये दिल्ली में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सफदरजंग की स्मृति में नवाब शुजा-उद-दौला ने 1754 ईस्वी में बनवाया था सफदरजंग का मकबरा। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को और बात करें आज का 4 नंबर प्रश्न का। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए थे? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए थे, यानी कौन सी लिपि में लिखे गए थे? तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे अशोक के अधिकांश अभिलेख। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को और बात करें आज का 5 नंबर प्रश्न का। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है? जी हाँ, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को और बात करें आज का 6 नंबर प्रश्न का। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? जी हाँ, भारतीय संविधान के वो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो अनुच्छेद 53 के तहत। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो रहे। एक तो ये कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो अनुच्छेद 53 के तहत। और संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और बात कर ले आज का 7 नंबर प्रश्न का। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? जी हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और वहीं बात कर ले समवर्ती सूची का प्रावधान कौन से देश के संविधान से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, रिवीजन कराए जाते हैं। और आपका एग्जाम होने वाले हैं दिसंबर में, तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर किसी भी प्रश्न में अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात करें 8 नंबर प्रश्न का। तो निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मुख्य नोट है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मुख्य नोट है? तो अगर आपका इस प्रश्न का आंसर याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अर्नेस्ट बार्कर ने कहे थे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मुख्य नोट है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को और बात करें आज का 9 नंबर प्रश्न का। तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में किया गया? जी हाँ, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। और प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो 1955 में। ये भी आपको याद रखना है। बात करें आज का 10 नंबर प्रश्न का। तो आज का 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुता का क्या अर्थ है? जी हाँ, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुता शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाईचारा। जी हाँ, बंधुता का अर्थ क्या है? भाईचारा, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। और बात कर ले आज का
अगला प्रश्न का तो आज का 11 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? जी हाँ, भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? आई होप कि आपको इस प्रश्न का आंसर पहले से जरूर याद होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले मापा गया था। और इनके द्वारा कब अनुमान लगाया गया? तो 1868 में। तो ये भी आपको नोट करते हुए चलना है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। और बात करें आज का 12 नंबर प्रश्न का, तो किस नदी को उत्तर में काली नदी के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, तो शारदा नदी को उत्तर में काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात कर ले आज का 13 नंबर प्रश्न का, तो आज का 13 नंबर प्रश्न का, तो भारत की भूमि सीमा की कुल अनुमानित लंबाई किलोमीटर में कितनी है? जी हाँ, भारत की भूमि सीमा की कुल अनुमानित लंबाई किलोमीटर में कितनी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, 15,200 किलोमीटर में है भारत की भूमि सीमा की कुल अनुमानित लंबाई। और बात कर ले आज का 14 नंबर प्रश्न का, तो आज का 14 नंबर प्रश्न है, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जी हाँ, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत का वह कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल जो है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात कर ले आज का 15 नंबर प्रश्न का, तो आज का 15 नंबर प्रश्न है, यूएनओ से पूर्व शांति संगठन कौन सा था? जी हाँ, यूएनओ से पूर्व शांति संगठन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। चलिए देख लेते हैं आज का 16 नंबर प्रश्न को, तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जी हाँ, भारत का सबसे लंबा बांध निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और वहीं बात कर ले आज का 17 नंबर प्रश्न का, तो 17 नंबर प्रश्न है, कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, कूनो नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है कूनो नेशनल पार्क। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और बात करें आज का 18 नंबर प्रश्न का, तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? निम्नलिखित में से वो कौन से ग्रह है जिसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर मैं आशा करता हूं कि आपको पहले से जरूर याद होगा। तो मंगल ग्रह। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो 19 नंबर प्रश्न एल नीनो है। जी हाँ, एल नीनो जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो एक गर्म महासागरीय धारा है एल नीनो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर ले आज का 20 नंबर प्रश्न का, तो हरियाणा के ट्री मैन के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा के ट्री मैन के नाम से निम्नलिखित में से किन्हें जाना जाता है? तो देवेंद्र सूरा को हरियाणा के ट्री मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और बात कर ले आज का 21 नंबर प्रश्न का, बात करें आज का 21 नंबर प्रश्न का, तो किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी गोविंद गिरी ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में हुए भील आंदोलन का नेतृत्व किए थे। और बात कर ले आज का 22 नंबर प्रश्न का, तो आज का 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है? इसरो की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। और बात कर ले इसरो की फुल फॉर्म का, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। तो ये भी आपको नोट करते हुए चलना है, याद रखना है। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो मयूरभंज की खदानें निम्नलिखित में से किस धातु के लिए जानी जाती है? जी हाँ, मयूरभंज की खदानें निम्नलिखित में से किस धातु के लिए जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क के लिए माना जाता है। यानी मयूरभंज के खदान को जाना जाता है कौन सी धातु के लिए? तो लौह अयस्क के लिए। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। और बात कर ले आज का 24 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला की बात आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय पहली महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। और प्रथम
भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बात करिए 25 नंबर प्रश्न का, तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा डायबिटीज मेलिटस नामक बीमारी होती है इंसुलिन की कमी के कारण। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को और बात करें आज का 26 नंबर प्रश्न का, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जी हाँ, पेनिसिलिन की खोज निम्नलिखित में से किसने किए थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किए थे। कब? तो 1928 में। ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, सौर सेल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सौर सेल बनाने के लिए। और कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप जो होती है वो किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन का। ये भी आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस भारतीय वैज्ञानिक के सम्मान में मनाया जाता है? जी हाँ, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है हर वर्ष किस भारतीय वैज्ञानिक के सम्मान में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीवी रमन के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से भी आपका दो प्रश्न कवर हो रहे हैं। एक तो ये कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। और किस भारतीय वैज्ञानिक के सम्मान में? तो सीवी रमन के सम्मान में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं आज का 29 नंबर प्रश्न को। तो प्याज के छीलने से आंसू निकलते हैं क्योंकि प्याज डैश छोड़ती है। जी हाँ, प्याज के छीलने से आंसू निकलते हैं क्योंकि प्याज जो है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल छोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सल्फेनिक अम्ल के छोड़ने के कारण जब प्याज छीलते हैं तो आंख से आंसू निकलने लगते हैं। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को और बात कर ले आज का 30 नंबर प्रश्न का। तो वायुमंडल में बादल डैश के कारण तैरते हैं? वायुमंडल में बादल निम्नलिखित में से किसके कारण तैरते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कम घनत्व के कारण। वायुमंडल में बादल तैरते हैं किसके कारण? कम घनत्व के कारण। और बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे क्रिस्टल का एक द्रव्यमान है जो काफी ऊंचाई पर मुक्त हवा में जल वाष्प के संघनन से बनता है। कौन? बादल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आज के क्लास का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें।